नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास के बाद जिस तरह से आपने एक बार फिर से आंदोलन के सहारे राजनीति और विरोध की शुरुआत की है, उससे एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले आपकी रणनीति सामूहिक उपवास के सहारे लोकसभा चुनाव साधने की है। साथ ही जिस तरह से आंदोलन से पार्टी का जन्म हुआ, ठीक उसी तरह एक बार फिर से जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी आंदोलन की नींव डालती हुई दिखाई दे रही है। मगर देखना अब यह होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही जिस तरह से एनडीए लगातार पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, उसके बाद जनता का भरोसा किसके साथ होता है, ये आने वाले नतीजे तय करेंगे। मगर आपके आंदोलन को जनता का कितना साथ मिलता है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज हम बात करेंगे आपके नए आंदोलन और सामूहिक उपवास की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में किस तरह की सियासी जंग छिड़ी हुई है। निर्दोष व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में झूठे गवाही तैयार करके जेल में रखा गया है अरविंद केजरीवाल जी को। वो पूरा सच इस जंतर मंतर पे आप लोगों के सामने हमने रखा। और आज अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में न सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों में बल्कि पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में आंदोलन हुआ, सड़क पर लोग उतरे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। हमारा संदेश लोगों तक पहुंच रहा है कि एक तानाशाह हुकूमत, एक तानाशाह सरकार इस देश के अंदर चल रही है। और असली शराब घोटाला अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसकी मनी ट्रेल भी मिल गई है। सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं से पूछताछ होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर एलजी साहब में जरा सा भी नैतिकता बची है तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बीजेपी वालों के खिलाफ। जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करती है तो चुनाव आयोग 12 घंटे के अंदर अंदर नोटिस भेजता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती है शिकायत चुनाव आयोग में तो 48 घंटे बीतने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं निकलता है। आज ये देश के लिए चिंता का विषय है कि चुनाव आयोग जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, चुनाव आयोग जिसका काम है नॉन पार्टिजन होना, रूलिंग पार्टी के करीबी ना होना, आज वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक हथियार का काम करने लग गए हैं। देखिए, आज जो जंतर मंतर पे दिल्ली का माहौल है, जिस तरीके से अलग अलग 25 राज्यों में आज सामूहिक उपवास हुआ, विदेशों में कई देशों में सामूहिक उपवास हुआ, जिस तरीके से देशभक्ति के पुराने गाने संजय सिंह जी ने, दिलीप भाई ने और हमारे लोगों ने गाए और हमारे कार्यकर्ता उनके साथ ताली बजा के गा रहे थे, मुझे लगता है कि अब 2011-2012 का जंतर मंतर रामलीला मैदान हमारे सामने है। आज आम आदमी पार्टी पुराने 2011 और 2012 के मूड में आ गई है और आप देखेंगे जो अंडर करंट उस समय पूरे देश में दौड़ा था, वैसा अंडर करंट, वैसी सिंपैथी आपको इस बार देखने को मिलेगी। देखिए, ये कोई राजनीतिक शक्ति दिखाने का समय नहीं है, ये तानाशाही के खिलाफ मैसेज देने का है। आज हम भगत सिंह के गांव में खड़े हैं, पैतृक गांव में। उन्होंने हमें आज़ादी लेके दी, वो आज़ादी भी आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान लिखा, वो संविधान भी आज खतरे में है। किसी को भी उठा के ये अंदर कर देते हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर आपको मोदी लहर पर इतना ही विश्वास है, यकीन है, तो आप हर एक विपक्षी नेता को पकड़ के अंदर को कर रहे हैं। आप तमिलनाडु से शुरू हो जाइए, बाया केरला हो जाइए, बाया झारखंड हो जाइए, बंगाल हो जाए, दिल्ली में तो करते ही हैं। मुझे भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है बात बात पे कि गवर्नर काम नहीं करने देता है ना, पैसा रोक रखा है हमारा आरडीएफ का। तो मतलब अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय अंदर कर दिया, कारण कि डर है इनमें कि यही पार्टी है जो इनके लिए आने वाले दिनों में खतरा बन सकती है, क्योंकि यही पार्टी है जो सच्चाई की और पारदर्शिता की राजनीति करती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं,
जो जन औषधि केंद्र में अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बांटते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में फर्जी दवाइयां बांटती है, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाती है। अरे इन मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर तो देखते ही नहीं है पेशेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखता है। ये है इनका दिल्ली का मॉडल। एक तरफ भाजपा भारतीयों के घर पर नल से जल पहुंचाती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार जल बोर्ड का स्कैम करती है। एक तरफ आप देखिए आयुष्मान भारत जैसी इतनी बड़ी जन कल्याणकारी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आते हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है आयुष्मान भारत में, लेकिन केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति कर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली की जनता को आयुष्मान भारत से वंचित रखते हैं और यहाँ पर आयुष्मान भारत लागू ही नहीं होने देते। देखिए, ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है हिम्मत अरविंद केजरीवाल में। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपका सीधे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ वरुण मिश्रा जी कांग्रेस से नेता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ रमन सिंह आजाद जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर प्रियंका मौर्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रमन सिंह जी, आपसे ही सबसे पहला सवाल, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आज सामूहिक उपवास के द्वारा विरोध की शुरुआत की है, क्या मान लें कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आंदोलन के द्वारा राजनीति में बदलाव लाने की कोशिश करेगी? जी प्रियंका जी नमस्कार जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। और आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जब भी इस देश में कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई अन्याय हुआ है किसी गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, आम आदमी पार्टी हमेशा से आंदोलन करते आई है। 2011 के बाद से हमने कई आंदोलन किए। आज जब इस देश में एक तानाशाही सरकार चल रही है जो संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, जो इस देश के चुनाव आयोग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, जिस देश के प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लेते हैं, उस समय आज बहुत जरूरी हो जाता है कि हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चलें और वो रास्ता जो अहिंसा का था, जिसमें किसी भी तानाशाह और आतताइयों से लड़ने के लिए जो अहिंसा का रास्ता था उसको अपनाया जाए। आम आदमी पार्टी अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ या विपक्ष के देश के सभी नेताओं की जो अवैध रूप से जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है बिना किसी कारण के, उसके खिलाफ आज पूरे देश में सामूहिक उपवास किया। और ये पूरा जो भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह रचा है, उसको ईडी जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग करके, प्रियंका जी अगर जांच की मंशा होती भारतीय जनता पार्टी की तो 2 साल हो गए, इतने छापे, इतनी गवाही, सबके बावजूद आज भी जांच चल रही है। 2 साल में जांच पूरी नहीं हो पाई, ट्रायल शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि ईडी चाहती नहीं है, सरकार चाहती नहीं है कि इसमें जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, सब कुछ साफ हो। उसको सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करना है, आम आदमी पार्टी के नेताओं डॉक्टर प्रियंका जी जवाब दीजिएगा इस पर। जबरदस्ती जेल में रखना है। इसलिए देखिए, अगर भ्रष्टाचारी को जेल भेजना तानाशाही है तो ऐसे तानाशाही की लंबी उम्र के लिए मैं भी उपवास रखूंगी। पर ये उपवास सिर्फ ये ठग सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्यों? इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी
पार्टी ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र की गिरफ्तारी को सही मान लिया? क्योंकि जब ये ठग सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद बाकी सबकी पत्नियां बैठ गई उपवास पे। इससे पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनके जो अपराध थे उसको सही मान लिया इन लोगों ने। तो ये लोग ऐसी पार्टी है जो इस देश में उपवास के बल पे जनता के साथ इन्होंने गलत किया। ये इस मुद्दे पे आए कि हम कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। शब्दों की मर्यादा रखी जाए। एक नेशनल टीवी पर बैठकर शब्दों की मर्यादा रखी जाए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ इस तरह के शब्दों का उपयोग न किया जाए। प्लीज बोलने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि जब इन्होंने पहले उपवास किया तो जनता के साथ धोखा करते हुए कि हम आ रहे हैं आपके लिए, और कांग्रेस ने इस देश को लूटा है और उसी लुटेरों के साथ आज ये मिल करके ये ढिंढोरा गा रहे हैं कि ईडी के आड़ में इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो मैं बता दूं, चाहे जहां पे भ्रष्टाचारी हो उनको छोड़ा नहीं जाएगा और न्यायिक जांच चल रही है। लेकिन प्रियंका जी, उनका सवाल ये है कि अगर जांच की मंशा होती तो लंबा समय बीत चुका है, अभी तक ट्रायल की शुरुआत नहीं हुई है। अगर जांच करना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जांच हर बार धीमी जरूर होती है लेकिन बार बार जिस तरह से जांच को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है उसमें भी तेजी होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार पर आप काम करना चाहते हैं तो कार्रवाई में भी तेजी होने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट इसमें डिसाइड करेगी कि किस तरीके से कब डेट पढ़नी है और कैसे इनको। एक चीज मैं बता दूं कि ये जो उपवास करके इस देश में आए थे, जनता को ये विश्वास देते कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे इस देश को, तो इस बार ये उपवास इसलिए कर रहे हैं कि जो इनके नेता हैं शीश महल छोड़ करके अब चले गए हैं जेल में, तो जो शीश महल है इनका, उसका दुख है इनको कि इनका नेता जेल में पड़ा हुआ है, जिसने इन लोगों ने आते ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इतनी बड़ी बड़ी बातें की और खुद भ्रष्टाचारी बन करके पूरी जनता का पैसा इन लोगों ने खाया। इन लोगों ने दिल्ली के जो युवा थे, जो लोग थे, उनको नशे में ढकेल दिया। दवाओं में इन्होंने अपराध किया, दारू में इन्होंने जिस तरीके से जनता के साथ गलत किया। तो इनकी नीति ऐसी थी कि आज उनको इसका परिणाम मिल रहा है और कोर्ट अपना कार्य कर रही है और इनको मिलेगा जवाब बहुत अच्छे से। अगर इन्होंने गलत कृत्य किया है तो उसका इनको जरूर भरना पड़ेगा। ठीक है, दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत की है, नींव रखने की कोशिश की है, क्या जनता इस बार आम आदमी पार्टी के आंदोलन के साथ होगी? दूसरी तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी के भी द्वारा कहा जा रहा है कि जांच अगर करनी होती तो 2 साल का लंबा वक्त जाया नहीं किया जाता, इस पर क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, पैनल में बैठे हुए जितने भी मेंबर हैं उन सबका धन्यवाद, क्योंकि पहली बार पैनल में जुटने का मौका मिला है जी। लेकिन जहां तक बात है, दिल्ली में जिस तरह से आज जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा इस बात को लेकर धरना दी गई कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, ठीक है, उनके नेता लीडर जेल में है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये जांच इतनी लंबी चल रही है और इसको लेकर के तो यूं ही बेबुनियाद जांच तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था के द्वारा जांच की जा रही है। पीएमएलए एक्ट जो है आपका, और जो कि ईडी शराब घोटाले में जांच कर रही है, तो कुछ न कुछ सर्टेन स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बिना जो है वो इतने बड़े कदम नहीं उठाएगी। इससे पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, उसका संजय सिंह अभी बाहर है, अभी अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लिया गया है। तो कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब ये गिरफ्तारी करते हैं तो ये तो जाके ईडी अपने कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाकर के वो कुछ न कुछ तो ऐसा एविडेंस पेश करते हैं जिसके बिना पे ईडी को इजाजत मिलती है कि आप उनको कस्टडी में ले सकते हैं या उनको जेल भेजा जा सकता है। तो बिना सिर्फ ईडी के कुछ कोरे बातों पे तो स्टेटमेंट पे न्यायालय डिसीजन नहीं लेता है। तो ये बात है। दूसरी बात इस पे ये है कि ठीक है, जांच लंबी जा रही है, क्योंकि इस एक्ट में जो है ऐसा प्रोविजन है कि आप कुछ सबूतों के आधार पे जांच कस्टडी में ले सकते हैं, उसके बाद आप चार्जशीट दाखिल करेंगे और आरोप दायर किया जाएगा न्यायालय में। इसका कोई सर्टेन टाइम नहीं है। यह एक अलग मुद्दा है कि इसको अगर सरकार चाहे तो सर्टेन टाइम ला सकते। लेकिन दूसरी बात,
सबसे बड़ी बात ये लगाना कि डिक्टेटरशिप, मोदी की डिक्टेटरशिप चल रही है। मोदी की डिक्टेटरशिप, जिस देश की सरकार को, लोकसभा केंद्र की सरकार को जिस देश की जनता ने वोटिंग के तहत उनको इलेक्ट किया है, 2 बार सरकार में लाया, तीसरा टर्म भी संभावना है कि बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में आए, आप उसको डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बन रही है तो डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता। हाँ, ये चीजें हैं। अच्छा ठीक, ये एक पॉइंट है प्रियंका जी कि ठीक है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह सवाल यह भी तो है, आप ये सबूत पेश करिए ना जो बता सके कि नहीं आपने घोटाले नहीं किए या आपका इस में कोई हाथ नहीं है। तो ऐसी बातें नहीं है। अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो है जिसको लेकर के अभी आपके ऊपर दबाव बना हुआ है। आपके कई नेता जेल के अंदर में है और ये तो मामला न्यायालय और ईडी के बीच का हो गया। चुनावी माहौल है और दिल्ली की सत्ता को भी बचाना है, प्लस की लोकसभा के चुनाव में आपको अपने एमपी भी बढ़ाने हैं। तो अभी जिस तरह की झारखंड में आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है जेएमएम के लिए कि जेएमएम उनको आगे रख करके जेएमएम अपना वोट बैंक बढ़ाएगा, अपना सीट संख्या बढ़ाएगा। उसी तरह दिल्ली के अंदर भी है, क्योंकि 400 पार का नारा जो है बीजेपी ने अपने सभी विरोधी दल को दे रखा है कि हम 400 पार जाएंगे। तो 400 पार को रोकने के लिए हर पार्टी को जद्दोजहद करना है, क्योंकि छोटी पार्टियां तो ऐसे में जो है वह बहुत सारी पार्टियों में तो जमानत भी जब्त हो जाएगी मुझे लगता है इस लोकसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरह से सामूहिक उपवास की दीपक जी एक बार फिर से अगर बात करें तो पिछला आंदोलन जिससे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उस आंदोलन और इस आंदोलन को किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या जितना अपार जन समर्थन पिछली बार मिला था वो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास और तमाम तरह की रणनीति के साथ आएगा? नहीं प्रियंका जी, देखिए सामूहिक उपवास की अगर बात करें तो ये गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, उनकी देन थी। तो सामूहिक उपवास कर देने से कुछ नहीं होता है। सवाल उठता है कि आप सामूहिक उपवास किस मुद्दे पे कर रहे हैं। सामूहिक उपवास आप उनके लिए कर रहे हैं जिनके ऊपर की ईडी ने जिनको कस्टडी में लिया है। क्या आप महात्मा गांधी की तरफ पवित्र है? क्या सिर्फ खाकी टोपी पहन लेने से आप महात्मा गांधी के रास्ते पे चल जाने से आप महात्मा गांधी की पवित्रता नहीं ला पाएंगे? और दूसरी बात है कि ठीक है, आम आदमी पार्टी का जन्म जो है हुआ था आंदोलन से लेकर अन्ना हजारे ने लोकपाल विधेयक के लिए, लोकपाल कानून के लिए सड़कों पे उतरा थे, जो उनके वो सूत्रधार थे। आज अन्ना हजारे, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो आप देखें कि अन्ना हजारे का क्या स्टेटमेंट आता है, क्या ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह के मामले में फंसे हुए, वो कभी मेरे शिष्य हुआ करते थे, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह का उनका स्टेटमेंट आया। तो आप ये बातें नहीं है, आप पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अंदर क्रेज था, जिस तरह से आंदोलन होता, वो मुद्दा जन मुद्दा था। आज क्या आम आदमी पार्टी जन मुद्दा को लेकर के जंतर मंतर पे बैठी हुई है? वह अपने एकमात्र सीएम नेता को बचाने के लिए जंतर मंतर पे पेंशन पे बैठी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि इस धरना प्रदर्शन से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज आम आदमी पार्टी को मिलेगा, मुझे ऐसा तो नहीं दिखता। रमन सिंह जी, क्या कहना है आपका? दीपक कुमार जी कह रहे हैं कि पिछली बार जो आपका आंदोलन था वो जन मुद्दे पर था, ये मुद्दा जन मुद्दा जनता के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा है। नहीं प्रियंका जी, ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का मुद्दा है, ये देश के संविधान का मुद्दा है, ये देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का मुद्दा है। अरे लेकिन रमन सिंह जी, कोर्ट के द्वारा अभी तक कोई फैसला आया नहीं है ना, तो अगर हम किसी को दोषी नहीं करार दे सकते तो निर्दोष भी तो नहीं करार दे सकते ना? नहीं, बिल्कुल, कौन नहीं, कतई नहीं कहा। अगर जांच, मैं फिर उसी सवाल को दोहरा रहा हूं, अगर जांच की मंशा होती तो अब तक ये जांच पूरी हो चुकी होती, लेकिन ईडी बिल्कुल नहीं चाहती इसमें जांच करना। सिर्फ एक बयान के आधार पर पहले वही मंगूटा रेड्डी, वही शरद रेड्डी जो इसमें आरोपी थे, वो बयान देते हैं। वो लगातार उनके 4 बार 5 उनके बयान होते हैं, उसमें वो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते हैं। 6वीं बार उनको जबरदस्ती दबाव में लेकर उनसे नाम लेते हैं वो कि हाँ मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला। नहीं, लेकिन रमन सिंह जी, ये तमाम बातें आप कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दबाव में लेकर, जब तक कोर्ट इस बात पर मोहर नहीं लगाता, जब तक कोर्ट की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आता, तब तक जनता इस बात को क्यों मानेगी जो आम आदमी पार्टी कहना चाह रही है? मैं बिल्कुल सही प्रियंका जी, जब संजय सिंह जी की जमानत हुई तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो दीजिए, हम केस की मेरिट पर सवाल नहीं, क्योंकि अगर हमने जमानत दे दी इनको तो केस की मेरिट ही खत्म हो जाएगी। तब ईडी ने ये निर्णय लिया कि हम विरोध नहीं करेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आप विरोध करेंगे, आपके पास कोई तथ्य हो तो रखिए,
ईडी के पास कोई तथ्य नहीं था, कोई भी सबूत नहीं था। ईडी ने कहा कि हम विरोध नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल से मन बना लिया था कि कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कोरे बयानों के आधार पर 1 रुपए की बरामदगी नहीं है। किसी भी हमारे, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, संजय सिंह जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, 1 रुपए की बरामदगी नहीं है। मनी ट्रेल मिलती कहाँ है प्रियंका जी? नहीं, लेकिन कोई भी अगर ऐसा घोटाला है तो होता है। संजय सिंह को जमानत मिली, मनीष सिसोदिया को तो 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो रहा है, क्यों नहीं जमानत मिली? जी, कुछ टेक्निकल जटिलताएं हैं इस कानून की, जो पीएमएलए एक्ट बनाया है, जल्दी ही उनको भी मिलेगी। पर हुआ क्या कि ये घोटाला, इस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शामिल है। 54 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल, कोई भी घोटाला होता है प्रियंका जी, तो उसमें यह देखा जाता है कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये सबसे मनी ट्रेल जो वर्ड यूज होता है वो इसीलिए होता है कि पैसा कहां से आया इस घोटाले में और कहां गया। डॉक्टर प्रियंका, आम आदमी पार्टी के जवाब सभी दीजिएगा आप नेताओं इस पर, सभी नेताओं की पूरी जांच हो गई। 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं मिला। मनी ट्रेल मिलता कहाँ है? मनी ट्रेल मिलता है भारतीय जनता पार्टी के पास। 54 करोड़ रुपए, 54 करोड़ रुपए उसी अरविंदो फार्मा के शरद रेड्डी से 54 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिए। तो मुझे एक चीज बताएंगे कि आखिर इनको बेल नहीं मिल रही है, तो ये सबूत दे देना कि हम निर्दोष हैं और जानबूझ करके हमें कोर्ट में राहत नहीं मिल रही है। और संजय सिंह को बेल मिली है, वो निर्दोष नहीं संजय सिंह जी को राहत मिली, संजय सिंह जी को राहत मिली, बाकी सभी नेताओं को भी शीघ्र मिलेगी। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, इस देश का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि कमजोर विपक्ष से दब जाए, या फिर ये जो आप इस तरह से बात करते हैं ना कि इस देश का लोकतंत्र जो है वो खतरे में पड़ गया है, तो ये कमजोर विपक्ष उसको ऊपर नहीं कर सकता है। इस देश का लोकतंत्र इस देश की जनता तय करती है, और भारतीय जनता पार्टी को चुन करके लाने वाली इस देश की जनता है, और भारतीय जनता के कार्य पे जनता उसको पसंद कर रही है। अरे आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उपवास करते हैं, अन्ना हजारे को अपने साथ चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखा है, असलियत बता दी। चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से कैमरे के सामने बैठकर केजरीवाल को वोटों की चोरी कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप बताइए, आप समर्थन करती हैं क्या उस मुद्दे का? और अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में जो साफ स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, लेकिन आप लोगों ने किया क्या? आप सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैंने गलती की, मैं हड़बड़ी में मैंने गलती की और मैंने जानबूझकर उनमें क्रॉस लगाया, जानबूझकर बैलेट पेपर खराब किए। चंडीगढ़ का मामला है पूरे देश के सामने, पूरे देश ने देखा चंडीगढ़ में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, किस तरह से संविधान की हत्या हो रही थी, पूरे देश ने देखा है। पार्टी की सरकार बनती है तो ईवीएम में लोचा हो जाता है, किस लिए इतना गठबंधन कर रहे हैं आप लोग? चंडीगढ़ में ईवीएम भी नहीं थी मैडम, पूरे देश ने देखा है, अपने कार्यों कैमरे के सामने सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने, पाएंगे जनता सब देख रही है और सब समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, जनता ने वहां भी आम आदमी पार्टी को ही मैंडेट दिया था, लेकिन चंडीगढ़ में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, चुनावी प्रक्रिया की हत्या हो रही थी, पूरे देश ने देखा कि अगर वहां पे आपके पक्ष में आ जाता है रिजल्ट, तब तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, तब तो न्यायालय ठीक से काम कर रहा है, ईडी ठीक से काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा है, ईवीएम सही काम कर रहा है। लेकिन जब अगर आपके पक्ष में चुनाव का रिजल्ट नहीं आता है, अरे मैं कहती हूँ 2004 में 2009 में आता नहीं है भी भारतीय जनता पार्टी थी लेकिन कांग्रेस जीती, इसका मतलब कि ईवीएम की प्रॉब्लम थी, तब जीती तो ईवीएम आपको गलत नहीं दिखा। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आपके हिसाब से ईवीएम गलत है, तो आप लोग कैसी बातें करते हैं? आप देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आने वाले ईवीएम पर फिर एक अलग से डिबेट कर लेंगे। अभी ईवीएम आपके अपने नहीं, डॉक्टर प्रियंका अभी ईवीएम को छोड़ दीजिए। डॉक्टर प्रियंका, अपने भ्रष्ट नेताओं आप ये बताइए कि 54 करोड़ रुपए शराब घोटाले के आरोपी से भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लिए? नेताओं को बचाने के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी कि 54 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने देगी उन लोगों से लिए जिनको किंग पिन कहती थी, जिनको दक्षिण का किंग पिन कहती थी? ऐसा कौन सा पिन चुभा था भारतीय जनता? नहीं, डॉक्टर प्रियंका 54 करोड़ की बात जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं उस पर क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं कि मनी ट्रेल बीजेपी के पास मिल रहा है।
अरे मैं कह तो रही हूँ कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सबूत क्यों नहीं दे देते। पिछले 1 साल से इनके नेता अंदर बैठे हुए हैं, सारे सबूत इन लोगों ने निकाल दिए हैं। 54 करोड़ रुपए पूरा देश जानता है। 5 करोड़ रुपए एक किस्त में, 54 करोड़ एक किस्त में, पूरा देश जानता है। ठीक है, हमारे साथ वरुण मिश्रा जी, नेता, प्रियंका जी आती हूँ मैं आपके पास में। वरुण मिश्रा जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मिश्रा जी, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी जिस तरह से सामूहिक उपवास की शुरुआत कर रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, आप आम आदमी पार्टी के कितने साथ हैं और क्या लग रहा है इसका चुनाव 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की बात है, तो आप निश्चित रूप से इस बात को समझिए और पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों को जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित करने का काम किया है, इस देश की जनता ने उसे देखा है, बहुत बारीकी से देखा है। और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में सुपड़ा साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है, चुनाव लड़ रहा है। लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका जवाब इस देश की जनता देने के लिए तैयार है। इनके नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारी हैं, ये पूरा देश देख रहा है। शुभेंदु अधिकारी की जांच रुक जाती है, हेमंत बिश्व शर्मा की जांच रुक जाती है, मुकुल राय की जांच रुक जाती है और विपक्ष के नेताओं की जांच चलती रहती है, उन्हें जेल में भर दिया जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही, वो पूरा देश देख रहा है और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को मिलते जा रहा है। हम जनता के बीच में, क्षेत्र में है और लोगों में इस बात का बहुत आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से वरुण जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो तमाम नेता आते हैं उनकी जांच रुक जाती है या धीमी हो जाती है, क्या वाकई में जांच धीमी हो जाती है? प्रियंका जी, ये सत्ता का तकाजा रहा है। आज 2 टर्म से बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में है। उससे पहले आप देख लीजिए, लंबे समय तक कांग्रेस ने और यूपीए ने शासन किया है। आप देख लीजिए कि सीबीआई का क्या रोल हुआ करता था। सीबीआई का इस्तेमाल होता था विपक्षी पार्टियों पे कई ऐसे मामले जिसमें कि विपक्षियों को सीबीआई के द्वारा इस्तेमाल किया। ठीक है, आज ईडी है, संस्थाएं बदल गई है, लेकिन प्रियंका जी ये बात नहीं, वरुण मिश्रा जी, कांग्रेस की सरकार में ही सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया था, आपको शायद याद नहीं है। जी दीपक कुमार जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी कि ये जो आज बातें कर रहे हैं, ये कांग्रेस के भाई साहब बातें कर रहे हैं, इनको जानकारी भी होगा कि आज केंद्रीय संस्थाओं के ऊपर जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि खुद केंद्रीय संस्थाओं का जो है गलत इस्तेमाल, अगर गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ, तो कांग्रेस ने कम नहीं किया है। कई ऐसी मामले आप देखेंगे कि खुद सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है। आज ठीक है, आरजेडी जैसा गठबंधन, आरजेडी देखिए, आज कांग्रेस आरजेडी के लालू जी को अंदर डालने में उसमें किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें, ये कहना अलग बात है, सत्ता का तकाजा ऐसी बात नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि आज मतलब कि विपक्ष में सभी भ्रष्टाचारी, ऐसी बात नहीं है। सवाल यह उठता है, आखिर क्या वजह है कि सीबीआई ईडी आपके दरवाजे पे पहुंचती है? कुछ तो कमी रही होगी। आप प्रूफ कर दीजिए कि आप निष्पक्ष है, और जो निष्पक्ष विपक्ष के अंदर सीबीआई ईडी कहाँ उनके दरवाजे पे पहुंचती है? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। तो ये बातें नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका जी कि अभी जो है बीजेपी का जो ट्रेंड चल रहा है देश के अंदर, जिन मुद्दों को लेकर के, कहीं न कहीं कांग्रेस का होमवर्क बहुत कमजोर है। कांग्रेस उतनी मजबूती से लड़ नहीं पा रही है। वो जमीनी स्तर पे अपने आप को, जो पहले का कांग्रेस था, आज काफी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस तरह के बयान से इस लोकसभा के चुनाव में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इससे और कहीं न कहीं जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कमजोरी होगा। अभी तक प्रत्याशियों के टिकट फाइनल नहीं हुए, कितने स्टेट में आप देख लीजिए। तो ये सब कहीं कुछ नहीं है। जो होमवर्क करना चाहिए कांग्रेस को, और मेहनत करने की आवश्यकता है, वो और मेहनत करे और अपने वजूद को मजबूत करे और बचाए, क्योंकि जितना वो होमवर्क कर रही है उससे वो बीजेपी से वो टकरा तो सकता है, सत्ता से उसको बाहर भी नहीं कर पाएगी। आंदोलन
क्योंकि देश का मिजाज के लिए भी अरे लेकिन वरुण मिश्रा जी, आप वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार है तो केस अभी चल रहा है, बंद तो हुआ नहीं है ना। आपको सरकार के लोकतंत्र पर तो भरोसा है ना। आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, आप खुद क्यों नहीं है इंडिया गठबंधन में ऐसी वॉशिंग मशीन ले आते कि आपकी वॉशिंग मशीन से ये जो तमाम भ्रष्टाचारी हैं ये पाक साफ होकर निकले, और उसके बाद सीडी और सीबीआई क्या कर पाएगी आपको, बताइए आप। सबसे बड़ा लोकतंत्र होता है और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की पक्षधर रही है। हाँ। हमने कभी सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में रखने का काम नहीं किया। हमने हमेशा एक स्वच्छ केंद्रीय एजेंसियों को बिल्कुल फ्री रखा। हमारी ही सरकार में वरुण मिश्रा जी, इतिहास शायद आप भूल चुके हैं या आप इतिहास के पन्ने मिटाकर। वरुण मिश्रा जी को इमरजेंसी याद आना चाहिए। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, उसमें सारे विपक्ष को हमारी ही सरकार के दौरान हम पर 2G घोटाले का आरोप लगा और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम 7 साल सरकार कैसे गिराई जाती है, सरकार कैसे बनाई जाती है, उनको याद करना चाहिए। वरुण मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। साबित नहीं हुआ। अगर कांग्रेस का इतिहास शायद आप भूल रहे हैं। नहीं, देखिए, जो आज जो वर्तमान का समय ना, चर्चा इस पर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इतिहास पर नहीं जाना चाहिए। वर्तमान पार्टियां क्या कर रही है, वर्तमान में वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपके इतिहास की जब बात करें तो आप वर्तमान पर आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जीना वर्तमान में है ना, वर्तमान में क्या हो रहा है इस पर होनी चाहिए ना। जनता को लूटा है उसकी बात मत। हाँ, तो वर्तमान में तो फिर जांच चल रही है ना, फिर आप इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं? वर्तमान में फिर आगे वर्तमान और भविष्य देखिए ना। फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल तमाम नेताओं को जो आप वॉशिंग मशीन बता रहे हैं, तो उस पर भविष्य, आपको लोकतंत्र पर और भविष्य पर भरोसा है ना, आपको लोकतंत्र और भविष्य पर भरोसा है ना, तो क्यों आप इतिहास की बात कर रहे हैं? डॉक्टर प्रियंका जी जवाब दीजिएगा। इन लोगों की जांच क्यों रुक गई है? नहीं, कांग्रेस की बात करें तो आप इतिहास भुलाना चाहते हैं और उसके बाद आप सारे गड़े मुर्दे उखाड़ कर लाते हैं। जांच अभी बंद नहीं हुई है वरुण मिश्रा जी। जांच क्यों रुक गई? प्रियंका जी जवाब दीजिएगा। ये डॉक्टर प्रियंका जी से पूछिए, अजीत पवार जी की जांच क्यों रुक गई है, नारायण राणे की जांच क्यों रुक गई है, हेमंत बिश्व शर्मा की जांच क्यों रुक गई है, सत्ता से जुड़े लोगों की जांच रुक गई है और विपक्ष के लोगों को जांच के नाम पर जेल भेजा जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? इसी लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, इसी लोकतंत्र के दोहरे। वरुण मिश्रा जी, कोर्ट में केस चलता है तो डेट सरकार देती है या कोर्ट देती है? ये जानकारी तो आपको होगी ना। नहीं, आप ये बताइए, जो केस चल रहा है वो शुभेंदु अधिकारी पर भी है, वो अजीत पवार पर भी है, वो हेमंत बिश्व शर्मा पर भी है, वही उसी सेम नेचर का केस उन पर भी है, उसी सेम नेचर का केस उन पर भी है। लेकिन विपक्ष के नेता जेल में है और सत्ताधारी नेता मजे कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? लोकतंत्र का दोहरा माना क्यों, किसके लिए? लेकिन ये सिर्फ अपने पार्टी की मुखिया पे ही विश्वास करते हैं। इनकी पार्टी में मुखिया है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा ये किसी की बात का विश्वास नहीं करते हैं। और पूरा गठबंधन एक साथ बना, जितना विपक्ष है, इतना डरा हुआ है, किसी पर भरोसा करती है क्या कि ये वापस प्रियंका जी? आप बताइए, आप मोदी और अमित शाह के अलावा किसी को मानती है क्या? ये देखिए, ये ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पे परिवारवाद चलता है। मैं आपको बता दूं, आपकी प्रियंका गांधी अमेठी से प्रियंका जी को टिकट देने की बात कर रही हैं, वहां से विड्रॉ कर चुकी हैं। यूपी की बात कर ले तो मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, शिवपाल सिंह जी अपने बेटे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बिहार की बात कर ले, लालू प्रसाद यादव अपने तेजस्वी को आगे प्रियंका जी को जानकारी थोड़ा कम है, इनको बताइए 25 से 27 टिकट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार में दिए हैं। परिवार की बात ये न करे, भारत बनाने के लिए ये ना करे परिवार की बात। अपने परिवार में भारतीय जनता पार्टी ने 27 टिकट दिए हैं, कहिए तो मैं नाम लेना शुरू करूँ? नहीं होता है। तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इनको थोड़ा जानकारी कम है, इनको कहिए अपनी जानकारी बढ़ाएं। उसका आपको अंजाम मिल रहा है। अब आप परेशान बहुत है क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। पूरा विपक्ष डरा हुआ है एक मोदी जी से कि वो फिर से लाइजबर्ग तीसरी बार। और मैं बता दूं, देखिए, इसी तरह आपको हमेशा बैकफुट पर जाना पड़ेगा, जिस तरह संजय सिंह जी के मामले में आपको बैकफुट पर जाना पड़ा। मोदी ने आपको बैकफुट पर ही जाना पड़ेगा। अंततः सुप्रीम कोर्ट से सारे लोग बरी होंगे, कोई केस नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसमें दोषी ठहराए जाएंगे। ये आप आज ही लिख लीजिए। देश की जनता बहुत समझदार है। जनता को पता है कि लोकतंत्र और संविधान क्या है और कैसे उसको बचाना है। आप जैसे भ्रष्टाचार
लोकतंत्र और संविधान की बात भारतीय जनता पार्टी न करे। मेयर के चुनाव में सबने देख लिया, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में लोकतंत्र और संविधान क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न बताएं। इस देश को लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोग न बताएं। उनका मुंह नहीं है ये बताने का कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान की कोई समझाएं कि कैसे इस देश के लिए मर मिटने वाला, जैसे ये मोदी है इस देश का प्रधानमंत्री, सीखिए कुछ आप लोग भी उससे, आप लोग को भी समझ में आएगा कि इस देश में कैसे परिवर्तन आ रहा है और जनता इस परिवर्तन से कितना खुशहाल महसूस कर रही है। फूट डालो और राज करो, ये भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से सीख कर आई है। सारे भ्रष्टाचारी ये अंग्रेजों से सीखा है आपने, अंग्रेजों की मुखबिरी की है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और अंग्रेजों से सीखा है वो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए वरुण में मिश्रा जी, वरुण मिश्रा जी, अभी तो आप कह रहे थे कि इतिहास, अभी तो आप वर्तमान में जीने की बात कर रहे थे, फिर जब आपको अपना पक्ष देना होता है तो आप इतिहास ढूंढ कर लाते हैं और आपकी पार्टी के बारे में सवाल किया जाता है तो आप वर्तमान में जीने लगते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। दीपक कुमार जी जवाब दीजिएगा इस पर। वरुण मिश्रा जी को अपनी पार्टी का इतिहास जब याद दिलाया जाता है तब ये कहते हैं कि हमें वर्तमान में रहना है, वर्तमान पर बात करेंगे, और उसके बाद जब तमाम विषयों पर बात करने की बात आती है तो कहां से बातें आप निकाल कर ला रहे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए, आप एक निर्णय ले लीजिए कि आप वर्तमान की बात करेंगे या इतिहास की बात करेंगे, क्योंकि इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो आपका काला इतिहास भी निकल कर सामने आएगा। फिर दीपक कुमार जी, काला इतिहास नहीं प्रियंका जी, कांग्रेस इमरजेंसी को आप काला इतिहास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, काला इतिहास नहीं, गौरवशाली इतिहास है इस देश में। आप इमरजेंसी को गौरवशाली इतिहास मानते हैं वरुण मिश्रा जी? इस बात को नोट किया जाए, इस बात को नोट किया जाए, गौरवशाली इतिहास की बात करिए प्रियंका जी, जिस सिवाय से आज हम आप जुड़े हैं। नहीं, यही वजह है कि सत्ता में आने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अगर आप इमरजेंसी को गौरवशाली इतिहास मानते हैं तो वरुण मिश्रा जी करेक्ट करिए, इस देश का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। सही गलत की अगर आप बात करते हैं तो फिर अपने गिरेबान में भी झांक के देखिए, कम से कम अपनी पार्टी का भी जो आप पीछे गलत करके आए उसे मानने की तो कुव्वत रखिए ना। दीपक कुमार जी, प्रियंका जी, कांग्रेस अभी जो ये कह रहे हैं, क्या ये इनका व्यक्तिगत बयान या पार्टी का बयान? चूंकि पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी गौरवशाली इतिहास रहा है तो कांग्रेस इस चीज को बोले, अप्रूव करें इनके स्टेटमेंट को, क्योंकि न्यायपालिका तक ने इस बात को कहा है कि वह जो दौर था वो इस देश का सबसे डेमोक्रेसी का ब्लैक डे था। अब इस बात को कांग्रेस ने भी कहा, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को कहा है और ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। यही वजह, यही प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ। ये इनको समझना चाहिए, कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है कि आखिर उनसे चूक क्या हो रही है। काला बताया, मैंने कहा इस देश का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। मैं देश के इतिहास की बात नहीं कर रही थी वरुण मिश्रा जी, मैं आपके इतिहास की बात कर रही थी। आप अगर पुराना इतिहास ढूंढ के लाएंगे, अगर आप आजादी की पहले की आजादी के बाद की बात करेंगे तो कांग्रेस को कैसे छोड़ दिया जाए, बताइए आप। की बात करी, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हम स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे हुए, मैंने तो काले इतिहास की बात की ना, मैंने कांग्रेस के इतिहास की बात नहीं की। शहादत दी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नाखून नहीं कटाया है, हमने शहादत दी है। हमारे कितने नेता शहीद हुए स्वतंत्रता आंदोलन में, उसकी कीमत हमने दिया जाए, तो ऐसा मुझे बोलने दिया जाए। कोई हमें लोकतंत्र नहीं बताए, कोई देश का इतिहास न बताए। हाँ ठीक है, हमें पता है इस देश का इतिहास क्या है, हमें पता है कांग्रेस ने जितना भी समय सत्ता में शासन किया, आपका इतिहास गौरवशाली है, इसमें दो मत नहीं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आप देखिए प्रियंका जी कि 2000 से पहले या कहा जाए मूल रूप से देखा जाए 2014 से पहले देश के अंदर बीजेपी मजबूत हो रही थी। उसमें देश के पास जो है सिंगल पार्टी थी कांग्रेस, वोटर्स के पास चॉइस था। आज देश के अंदर डबल पार्टी सिस्टम है, वोटर के पास कंपेयर करने की ताकत है कि हम किसे ले। बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, देश के मिजाज को पसंद आ रहा है, तो अभी कहीं न कहीं जाएगी। जब आप अपने इतिहास को गौरवशाली कर रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? जनता बीजेपी को ला रही है, जनता बीजेपी को सत्ता में बैठा रही है, जनता चाहती है बीजेपी तीसरा टर्म रहे या जो भी रहे, वो तो चुनाव बताएगा। लेकिन इसमें क्या है, आप अपने आप को मजबूत कीजिए, आप एक राजनीतिक दल है, आप अपने इतिहास को गौरवशाली कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरा का इतिहास खराब है, ऐसी बात नहीं है। आप अगर मान लीजिए इस सरकार की कोई कमी है तो आप उसको एज ए विपक्ष आलोचना कीजिए सही तरीके से।
आप जिसे डिक्टेटर कर रहे हैं, आप जिसे डिक्टेटर कर रहे हैं, उसे 100 करोड़ के वोटर्स ने चुन करके बैठाया है। महिलाओं की आवाज और इस तरह के स्टेटमेंट से देखिए आप चुनाव में बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। एक अघोषित आपको यह देखना है कि किस पॉइंट पे सत्ता में बैठी हुई पार्टी कमजोर हो रही है, आप उस पॉइंट को देखिए, आप उस पॉइंट पे उनका ये कीजिए। लेकिन आप सिर्फ अगर ये कहिएगा कि सत्ता भ्रष्टाचारी है या फिर डिक्टेटर्स है, तो वो जनता इस बात को समझती है। अगर लगता है कि ये पार्टी या ये सरकार डिक्टेटर गवर्नमेंट है, तो क्यों दूसरे टर्म की इस पार्टी को सत्ता में आने का मौका देती या तीसरे टर्म में आने की बातें हो रही है। तो ये कोई बहुत स्ट्रांग लॉजिक कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं है। वरुण मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। भारत की जनता बहुत समझदार है और लोकतंत्र बचाना जनता को बेहतर तरीके से आता है। हर बार जब ऐसी कोई घटना इतिहास में हुई है तो भारत की जनता ने अपने वोटों के माध्यम से जवाब दिया है। हमारा मानना है कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, इसीलिए हम जनता को जनार्दन भी कहते हैं, ईश्वर स्वरूप मानते हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिला सुरक्षा, किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज जिस तरह से दबाने का काम किया गया है, इस देश ने देखा है। 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई किसान आंदोलन के दौरान। मणिपुर में हमारे देश की बेटियों को नंगा घुमाया गया, इस देश ने देखा। नौजवानों की परीक्षाओं के पेपर लीक होते हुए इस देश ने देखा। नहीं तो वरुण मिश्रा जी, जब आप मणिपुर का नाम लेते हैं तो मणिपुर का नाम बिल्कुल लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ संदेश खाली को भूल क्यों जाते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का उस पर अभी आदेश आया है कि अगर 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है। तो आप दोनों को साथ रखिए। फिर आप ये बताइए, मणिपुर क्या इस देश से बाहर है क्या? मोदी जी का एक, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मणिपुर के साथ ही साथ आप संदेश खाली की घटना का भी जिक्र कीजिए। प्रधानमंत्री जी का एक मुझे बयान बता दीजिए जो उन्होंने मणिपुर की नंगी घुमाई। वरुण मिश्रा जी, मैं तो दोनों का विरोध कर रही हूँ, मैं दोनों का विरोध कर रही हूँ, लेकिन आप सिलेक्टिव स्टेटमेंट पर मत जाइए। पूछिए ना, दोनों की बात क्यों नहीं करते? पूछिए ना प्रधानमंत्री जी। अरे मैं तो आपसे भी पूछ रही हूँ, आप दोनों की बात क्यों नहीं करते? नहीं, सरकार आप दोनों की बात क्यों नहीं करते, आप ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी के ना, हमसे क्यों पूछ रही है आप? भारतीय जनता पार्टी से पूछे ना, ये प्रियंका जी बैठी, इनसे पूछिए। मणिपुर की महिलाएं क्या प्रियंका जी जवाब दीजिएगा। मणिपुर की बहनें हमारी बहनें नहीं है क्या? संदेश खाली पर तो इन लोगों को खाद और पानी दिखता है, मणिपुर में इनकी चुप्पी क्यों हो जाती है? मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते ये लोग? हमने तो महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की बात सुनी थी। अपनी आंखों से पहली बार मणिपुर में नंगी औरतों को घुमाते हुए देखा मैंने भीड़ के द्वारा। मुझे तो शर्म आती है। पता नहीं कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्क्रीन पर खड़े होकर बयान देते हैं। मेरी सरकार होती तो मैं तो बोल नहीं, जो काम वरुण मिश्रा जी आप कर रहे हैं वही काम बीजेपी भी करती है। सवाल तो दोनों से होना चाहिए। आऊंगी मैं आप दोनों के पास। लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा जंतर मंतर में सामूहिक उपवास की शुरुआत की गई है, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी सड़कों पर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस बार सड़कों पर जिस तरह से एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या जनता का उतना ही साथ एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मिलता है? ये 24 के नतीजे और साथ ही साथ जनता का साथ बताएगा। इसी पर आज हम कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, वरुण मिश्रा जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, रमन सिंह आजादी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर प्रियंका, वरुण मिश्रा जी जिस तरह से सवाल कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल दोनों से ही है। आप अगर मणिपुर की बात करते हैं तो संदेश खाली को आप भूल जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, जितना मुखर आप संदेश खाली पर नजर आए थे, उतनी ही मुखरता मणिपुर पर भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर भी इस देश का ही हिस्सा है। डॉक्टर प्रियंका, एक बार फिर से मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगी। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको, दोनों ही पार्टी, चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों ही पार्टी सिलेक्टिव स्टेटमेंट को लेकर आगे बढ़ती हैं और अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से फिर देश के मुद्दों का बंटवारा करती हुई नजर आती हैं? प्रियंका जी, चाहे मणिपुर की घटना हो या फिर संदेश खाली की घटना, दोनों ही निंदनीय है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उस वो कम होगा। मणिपुर की घटना में अगर बीजेपी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, अगर बीजेपी की सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की या कार्रवाई करने में देर की, तो ये निंदनीय है। और संदेश खाली की घटना में अगर उस पे भी कार्रवाई नहीं की, चूंकि वहां पे जो घटना घटी, तो ये भी निंदनीय है। लेकिन यहाँ पे ये बात ये प्रियंका जी, आप बिल्कुल सही कह रही है कि इस ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे जहाँ पे पक्ष और विपक्ष को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए,
वहां पे अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने बैठ जाते हैं और ये भी जनता देखती है। सवाल उठता है कि ठीक है आपने मणिपुर का विरोध किया, लेकिन सवाल है कि उससे वहां की स्थिति में कितनी सुधार हुई। सवाल यह उठता है कि आपने क्वेश्चन नहीं किया, आपको कल तो इसका भी खामियाजा जो है सत्ता में बैठे हुए उस क्षेत्र के राजनीतिज्ञों पार्टी को झटका लगेगा। लेकिन ऐसे मामले पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए और ऐसी कई घटनाएं हैं आप देखेंगे प्रियंका जी। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वरुण जी ने भी कहा कि किसानों को बात है 700 किसान मारे गए, निश्चित में एक दुखी बात है। लेकिन मैं वरुण जी से पूछना चाहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट कब आया था? क्या वो बीजेपी गवर्नमेंट में आई? वो कब की आ चुकी? कांग्रेस की गवर्नमेंट में आई। तब सरकार ने, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? आज जब वो अपने घोषणा पत्र में जो कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, तो जिस समय आपकी सरकार थी, आप उस समय स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आपके पास आ चुका था, आपने आयोग की स्थापना की थी, आयोग ने रिपोर्ट दिया, आपने क्यों लागू किया? तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार माने जाते हैं इस घटना के। दूसरी बात, आप बात करते हैं महिला रिजर्वेशन की, 33% आरक्षण का मुद्दा प्रियंका जी आज से ये मामला उठ रहा है, इसकी रिपोर्ट आज आई है, कब से टेबल पे पड़ी हुई सदन में, कांग्रेस ने इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की? आज जाकर के बीजेपी ने कार्रवाई की। तो बहुत सारे ऐसे मामले देखेंगे कि आयोग ने रिपोर्ट दे दी है, लेकिन कांग्रेस ने उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए छोड़ा। आज जब वो फंस जाती है तो आज अपने ही सरकार में आयोग की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का वो हवाला देते हैं। तो ये चीजें भी जनता को नजर आती है। और आप प्रियंका जी जानते हैं राजनीति है, राजनीति की तो कोई भी राजनीति तो शीशा की तरह साफ है नहीं। विपक्ष में भी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रही होगी, तब ने जनता ने उनको आज विपक्ष में बैठाया, और सत्ता पक्ष की कुछ अच्छाई रही होगी, तब ने उनको जनता ने सत्ता पक्ष में बैठाया है। तो हमारी कमी कहाँ है विपक्ष की? विपक्ष को उस पर देखना होगा। यूं ही किसी को आप सीधे भ्रष्टाचारी या डिक्टेटर बोल करके आप थोड़ी सी पॉपुलैरिटी तो ला सकते हैं, लेकिन आम जनता के मिजाज पे कोई खास असर नहीं पड़ता। अभी मोदी जी के ऊपर कितना भी उंगली उठाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो जानते हैं मोदी जी ऐसे क्रिस्मेटिक लीडर है कि वो अवसर, वो विपदा को भी अवसर बना लेंगे, कुछ भी बना ही लेते हैं। नहीं बोला जा रहा है तो नहीं, रमन सिंह जी, एक तरफ लोकतंत्र की हत्या की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल से सरकार चला रहे हैं। नैतिकता की क्या आपकी पार्टी को जरूरत नहीं है? क्या आपको कोई जरूरत नहीं है नैतिकता की? मैं ये कहता हूँ प्रियंका जी, क्या हेमंत सोरेन सीएम रहते हुए जेल नहीं जा सकते? तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? रमन सिंह जी जवाब दीजिएगा इसका। प्रियंका जी, नैतिकता की बात वहां होती है जहां जांच निष्पक्ष हो, जहां ये लगे कि सरकार, ये कोई घोटाला नहीं था, सिर्फ एक फर्जी घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट तैयार। अरे लेकिन रमन सिंह जी, जांच निष्पक्ष तो आप झारखंड में भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ झारखंड, सेम सिचुएशन, और उसके बाद दो तरह के उदाहरण। जवाब दीजिएगा आप इस पर। ये झारखंड में जेएमएम के प्रवक्ता ज्यादा अच्छे अगर होंगे तो वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। होता ये है कि एक मुकदमा दर्ज करेंगे, अब पता लगे ममता बनर्जी जी इस्तीफा दे दें, भगवंत मान इस्तीफा दे दें। ये विपक्ष के नेताओं पर एक फर्जी आरोप लगाकर, प्रियंका जी शराब घोटाला दिल्ली में कोई था ही नहीं, ये घोटाला शुरू हुआ ईडी की जांच के बाद। इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को दबाव में लाकर उनको भाजपा में शामिल कराया जा सके, या तो घोटाले के नाम पर कुछ लोगों को फंसाकर उनसे अवैध उगाही करी जा सके। उसका सबूत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड को, पूरे देश के इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी सूचनाओं को पूरे देश के सामने रखा, तो ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि ये घोटाला नहीं था, ये सिर्फ एक उगाही चल रही थी। नहीं रमन सिंह जी को आरोपी बनाया। रमन सिंह जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप सवाल उठा रहे हैं ना, ठीक है आप सवाल उठा रहे हैं, मैं मान लेती हूँ, चलिए अगर इसमें आगे जांच होगी कुछ निकलता है मैं मान लेती हूँ, आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी सरकार एक आबकारी नीति लाती है जिसमें कमियां पाई जाती हैं, जिसका फायदा कुछ लोगों के द्वारा उठाया जाता है, जो भी जांच में निकलकर सामने आएगा, उसके बाद आपको वो आबकारी नीति वापस लेनी पड़ती है। तो आप जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठा रहे हैं तो आबकारी नीति पर सवाल क्यों ना उठाया जाए? आप इस बात पर जवाब दीजिए। प्रियंका जी, आबकारी नीति में कोई कमी नहीं थी, पंजाब में ठीक वही आबकारी नीति पंजाब में लागू है और चल रही है। अरे तो ये तो आपकी सरकार की कमी है ना कि दिल्ली में तमाम व्यापारियों ने फायदा उठाया, पंजाब में नहीं उठाया, तो वो आपकी सरकार की कमी हुई ना।
आबकारी नीति को वापस दिल्ली सरकार ने नहीं लिया। आबकारी नीति को वापस एलजी ने लिया, जो केंद्र के चुने हुए व्यक्ति हैं। आबकारी नीति में कोई कमी नहीं थी। तो अब आपका कहना है कि आपकी सरकार होते हुए पूरी सरकार एलजी चला रहे थे, आपका उसमें कुछ लेना देना ही नहीं था? जी बिल्कुल। आबकारी नीति बदलकर लाए भी एलजी थे क्या, ये भी बता दीजिए। नहीं, ये भी बता दीजिए, आबकारी नीति बदलकर कौन लाया था? आम आदमी पार्टी की सरकार या एलजी ले आए थे? बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी लाई थी। आम आदमी पार्टी ने उस पर बहुत विचार करके बहुत अच्छी नीति, जिससे दिल्ली के राजस्व को फायदा होता, जिससे पूरी दिल्ली में जो शराब की अवैध दुकानें थी उन पर कार्रवाई होती। अरे रमन सिंह जी, आपको अगर आम आदमी पार्टी को निर्दोष साबित करना है तो फिर लॉजिक आपको ठीक देने होंगे और अपनी बात पे अड़े रहना होगा। कभी आप एलजी पर सवाल उठाते हैं, कभी आप पीएमएलए पर सवाल उठाते हैं। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको? दीपक कुमार जी, जवाब दीजिएगा इस पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पावर दिल्ली सरकार को दी, लेकिन सरकार ने अध्यादेश लाकर रातों रात पूरी पावर फिर से एलजी के पास दे दी। प्रियंका जी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुई है, एलजी को पावर है, लेकिन सवाल है कि नीतियों में संशोधन तो, और नीतियां लेके तो आम आदमी पार्टी आई थी। उस नीतियों के अंदर त्रुटि पाई गई, तब ने एलजी ने एक्शन लिया। कोई त्रुटि नहीं थी उसमें, कोई त्रुटि नहीं थी। तो जब त्रुटि नहीं थी तो आखिर उसके ऊपर एक्शन क्यों लिया गया? क्या वजह थी? एक्शन सिर्फ उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। आप इसको प्रूफ भी तो नहीं कर पा रहे हैं। माध्यम से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से रुपए लिया जा सके, सिर्फ इसलिए एक्शन लिया गया। और उसका पूरा ब्यौरा 54 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए 2 किस्तों में। नहीं, तो जो आंदोलन आप आज जंतर मंतर पे कर रहे हैं, वो आंदोलन आपने उस समय क्यों नहीं किया? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? उन्हीं आरोपियों से अभी अब जब गिरफ्तारी हो रही है तो आवाज उठ रही है। नहीं, जिस समय ये बातें हो रही थी, हम जिस समय ये बातें हो रही थी तो उसमें आवाज क्यों नहीं उठाई गई? उसमें तो मीडिया के अंदर घोटाला आ जाता है इस मामले को। विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए एक फर्जी घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार की गई। कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया, बाद में उनसे पैसे लिए गए और उस पैसे को लेके उन आरोपियों को गवाह बना दिया गया। और उन्हीं गवाहों के बयान के आधार पर बातों की जनता कितनी इस बात को समझ पाएगी? दीपक जी, सिर्फ बयान के आधार पर समझ पाएगी, आम मतदाता पूरे बयान के आधार पर पूरी कार्रवाई चल रही है। आप ये कहानी लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, क्या लगता है ये वोट में कन्वर्ट पूरी होगा? दिल्ली की जनता जानती है और इसका निर्णय। अरे लेकिन रमन सिंह जी, पूरी दिल्ली की जनता जानने से फैसला नहीं होगा ना। फैसला तो आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा ना। जब तक कोर्ट से बरी होकर वापस नहीं आते, जब तक जांच पूरी नहीं होती है, तब तक आप क्या कहते हैं, जनता क्या समझती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। प्रियंका जी, इस सरकार के रहते संभव ही नहीं है जांच पूरी हो। ये जांच वर्षों तक चलेगी, क्योंकि जांच करना ही नहीं है उनको। इस सरकार को जांच करना ही नहीं है। इस सरकार को तो सिर्फ इन नेताओं को जो विपक्ष में, आज अगर संजय सिंह जी भाजपा ज्वाइन कर लेते तो वो साबित हो जाते। आज अगर मनीष सिसोदिया जी भाजपा ज्वाइन कर ले तो हो सकता है उनकी फाइल खो जाती। छगन भुजबल जी के मामले में हम पूरा देश देख चुका है। ये बताइए, हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में पूरा देश देख चुका है। अशोक चव्हाण को, जिनको प्रधानमंत्री जी मंच से कहते थे, रैलियों में कहते थे, अरे लेकिन फिर आप प्रूफ भी तो नहीं दे पाते। आप ही की नेता आतिशी ने भी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी से ऑफर आया था, आप प्रूफ नहीं दे पा रहे। वो तो उन्होंने तो मानहानि का केस भी कर दिया, आपके पास प्रूफ है? नहीं, प्रूफ पंजाब में हमने नंबर सहित और पूरा प्रूफ दिया था, उसकी जांच हुई क्या? अरे तो रमन सिंह जी, एक प्रूफ आपने दे दिया तो आप एक प्रूफ के सहारे कहाँ सवाल? उस प्रूफ में आपको जीत मिली ना? उस प्रूफ में जांच होनी चाहिए। प्रूफ में आपको जीत मिली ना, तो आपको लोकतंत्र पर भरोसा रहना चाहिए। आपका तो कहना है कि अब जांच चल रही तो अब जांच लंबी चलेगी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेने के लिए नहीं है अगर जांच लंबी चलेगी? संजय सिंह के मामले में आपको जमानत मिली ना? जांच में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान, ये अभी तक चार्जशीट नहीं प्रियंका जी, एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई किसी नेता के खिलाफ। सप्लीमेंट्री चार्जशीट के दम पे पूरा केस चल रहा है। मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं, ये सरकार और उसकी संस्थाएं कतई नहीं चाहती कि जांच हो, क्योंकि जांच होगी तो सब साफ हो जाएगा, कहीं कुछ है ही नहीं। तो इस जांच को सिर्फ उनको नेताओं को जेल में रखना है और जांच चलाते रहना है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर देनी है ताकि उनको जमानत ना मिले। पीएमएलए एक्ट में कुछ ऐसे संशोधन किए गए जिसमें जो आरोपी है उसी को साबित करना होता है कि वो दोषी नहीं है। कुछ अरे तो रमन सिंह जी, ये तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बनाया गया था ना। ये थोड़ी ना पता था कि आम आदमी पार्टी के नेता आएंगे और उसके बाद पीएमएलए एक्ट में कमियां बताते हुए नजर आएंगे। दीपक कुमार जी, क्या कहना है आपको? बार बार पीएमएलए एक्ट पर सवाल उठाए जाते हैं।
पूरे नहीं, देश में प्रियंका प्रियंका जी, जी जो जितने भी तर्क दिया पक्ष जा के रहा है वो नेता तर्क उतना हैं सभी मजबूत इसमें नहीं है। सभी इसके MLA शिकार हैं। संशोधन और करना जब वो विधायिका भाजपा का ज्वाइन काम है, कर लेते हैं विधायिका तब के फिर अधिकार में आता है। वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। वो संशोधन हुआ, लेकिन अब इसको ये कहना कि उसका इस्तेमाल विपक्षों के लिए किया गया है, ये बातें जनता के मतदाता के बीच में जाएगी तो मतदाता को कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल पड़ेगा। ये कि दीपक जी, कि मामला जो है पूरा देश जानता है, पूरा देश घोटाले का है, पूरा देश जान चुका है इनकी हकीकत। अगले चुनाव में इनको विपक्षी होने के चलिए, नाते समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। विपक्ष में वरुण सिंह जी, बैठने लायक भी सीटें छोटा मिलने सा वाली फाइनल हैं। कमेंट दीजिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है। ठीक है रमन सिंह जी। देखिए प्रियंका जी, आज जहां लोकतंत्र हमारे देश का खड़ा है, कल भी इसी तरह से चर्चा होगी और जब 10 साल बाद इतिहास की समीक्षा की जाएगी तो कहा जाएगा इस देश में कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव से हम लोगों ने यहाँ तक देखा है कि जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश सत्ताधारी पार्टी द्वारा की गई है, इस देश के इतिहास में ये दिन जरूर दर्ज किया जाएगा। और रही बात चुनाव की, तो 2024 के चुनाव में इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि उसे परिवर्तन चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा पर बात होनी ठीक है चाहिए, वरुण जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसानों की देश के आय पर लोकतंत्र को खतरा नहीं है। मुझे लगता है लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र और साथ ही साथ संविधान और कोर्ट इस देश में मौजूद है, और मुझे नहीं लगता कि इस देश के लोकतंत्र को कोई खतरा है। फिलहाल राजनीतिक पार्टियां हैं, आप अपना काम करें, जनता किस तरह का मैंडेट देती है 24 के नतीजे बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रियंका, वरुण मिश्रा जी, रमन सिंह जी और दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा एक बार फिर से सामूहिक उपवास के जरिए आंदोलन की नींव डालने की कोशिश की जा रही है और शुरुआत की जा रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, ये जिस तरह से आंदोलन की शुरुआत हो रही है, अब देखना ये होगा कि एक तरफ भ्रष्टाचार पर वार की बात हो रही है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के विरोध में जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष का विरोध किया जा रहा है। गेंद अब जनता के पाले में है। देखना ये होगा कि 24 के नतीजे जब सामने आते हैं तो जनता किससे अपना नेता चुनती है और किस पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में थे। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।